हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और ये हमारे सीटेट के मैथ की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं। एक में हमने पेपर 1 डिस्कस किया था सीटेट के मैथ का, और एक पेपर 2 जो है मैथ डिस्कस हो चुका है। तो वो दोनों क्लास आप देख सकते हैं, पहले ही दो क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो है आपको एसएसटी की, सीडीपी की क्लासें भी लगातार मिल रही हैं, तो आप वो भी देखते रहें। और आज जो हम करेंगे वो पेपर 1 का ही डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आपके एग्जाम में भी ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो उसी को देखते हैं। तो पेपर 1 में पिछले साल जो प्रीवियस ईयर को पेपर आया 2023 का, तो 2023 में ये पेपर आया था, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। तो पूरे 30 क्वेश्चन है मैथ के, उनका डिस्कशन करेंगे। जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और पहले क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन कि गुणनफल 101 इंटू 203 यानी 101 और 203 की गुणा में हम क्या जोड़ें कि हमें 20,614 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की गुणा वो निकालनी है, कितनी आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अगर 203 गुणा 101 क्या होगा, तो ये बहुत इजी है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो, बगैर ट्रिक के भी मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो ये आ जाएगी। अब बताओ इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये आ जाए, यही क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, 20,614 में से 20,503 को घटा देना है, तो वो अंतर पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो अंतर आपके पास निकल के आ गया 111, तो हम 111 जोड़ने पर, इन दोनों की गुणा में 111 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 20,614 मिलेगा। बात क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ट्रिक की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं कि 101 की गुणा ट्रिक से कैसे कर लेंगे, वो सब सीखेंगे जब हम ट्रिक का कैलकुलेशन का सेशन करेंगे, तो वो उसमें बात करेंगे। हमें तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, टाइम हमारे पास पूरा होता है सीटेट में, तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बताएं क्या होगा। 57,341 में 7 का स्थानीय मान और 75,431 में 4 का स्थानीय मान, यानी इसमें 7 की प्लेस वैल्यू और इसमें 4 की प्लेस वैल्यू, दोनों के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन स्थानीय मान को लेकर के पूछा ही जाता है, चाहे वो स्थानीय मान 2 अंकों के स्थानीय मान पूछ करके उनका योग करवा ले, अंतर करवा ले, इस तरह के सवाल लगातार आते हैं स्थानीय मान से। तो प्लेस वैल्यू का टॉपिक सिंपल सा एक टॉपिक है, और इससे लगातार पेपर 1 में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसमें 7 का स्थानीय मान। अच्छा, जिनको स्थानीय मान लेना नहीं आता तो मैं बता देता हूं कि हम कैसे लेते हैं स्थानीय मान। जैसे 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा, 4 के आगे 1 अंक है तो इकाई 0 हो गई 40, 3 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो बना लेंगे, 300 हो जाएगा। 7 के आगे 3 अंक और हैं तो 3 जीरो हमने बना लिए, 7,000 हो गया। इसमें 5 का स्थानीय मान ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम स्थानीय मान इसके भी लिख सकते हैं। तो इसमें 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 400, 5 का स्थानीय मान 5,000 और 7 का हो जाएगा 70,000, ठीक है। हमसे पूछा है कि इसमें 7 का स्थानीय मान जो कि 7,000 है, देखो इसमें 7 का स्थानीय मान 7,000 है, और इसमें 4 का स्थानीय मान जो कि 400 है। दोनों का अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटाना, तो कितना आ जाएगा 6600, 6,600। क्लियर है। तो ये 6,600 ये आ गया। स्थानीय मान निकालना यानी प्लेस वैल्यू निकालना तो मस्ट है, ये हमें आना चाहिए।
ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये आप 4th 5th में सीख जाते हैं। ठीक है, 4th 5th का टॉपिक है। तो स्थानीय मान हमें निकालने अगर आते हैं तो उनका योग, अंतर, इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो एक सवाल ऐसा आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा क्वेश्चन पहला वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर बस थोड़ा सा चेंज है कि इन दोनों की गुणा में से क्या घटा दें तो ये आ जाए, यानी 105 गुणा 806 के जो गुणा आएगी उसमें से क्या घटा दें कि ये आ जाए, ये सवाल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की गुणा में से जो आएगा इसको हम इधर ले आए तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 806 गुणा 105। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप 5 की गुणा कर लीजिए पहले, 100 की करेंगे तो मैं इसको 100 की पहले सीधे गुणा कर देता हूं। एक सेकेंड, ये गलत हो। देखो हम कैसे करेंगे, 806 गुणा 105, तो इसको मैंने लिख लिया 100 + 5। ठीक है, सीधे सीधे ना गुणा करके मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से बता दूं। तो ये हो गया 100 की गुणा हो गई। अब 5 की इसमें गुणा करनी है तो 5 की हम गुणा कर रहे हैं तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आ गया 84,630। अब इसमें से क्या घटाएं कि इतना आ जाए, तो इसका अंतर कर लीजिए, इनका अंतर कर लीजिए, इस संख्या को ही घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 728। यानी 728 घटाने पर हमें ये संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आई कैसे किया? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली और उसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया क्या घटाएंगे कि 83,902 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही आंसर है 728। क्वेश्चन क्या है, 3/4 में कितने 1/12 हैं? हाउ मेनी 1/12 आर इन 3/4? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है? ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 3/4 में कितने 1/12 हैं, तो आपको इसको डिवाइड करना है। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें जब भी भिन्नों का जो है भाग करना होता है तो वो गुणा में बदल जाती है और बाद वाले भिन्न को उल्टा लटका दो तो ये 12/1 हो गई। और देखो ये सीधे सीधे इससे 3 बार कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 9। तो यानी 3/4 में कितने 1/12 हैं? 9 है। सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है और ऐसा सवाल हर बार पूछा जाता है एक। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होता है ये समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दें। जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाएंगे तो क्वेश्चन हमारा वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आए अब भी आएंगे। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। ठीक, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखें, भिन्न है 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये आपको बताना है। देखो 3/4, 4/5, 5/6, 1/2 और 3/2। लॉजिक से चलो। ठीक है, रूल से चलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो यहाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। तो यानी ऐसा और किसी भिन्न में नहीं है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो यही है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न पहचान पा रहे हैं, जिसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है और ऐसा और किसी में नहीं है। बड़ी भिन्न तो 3/2 है। तो सबसे पहले देखो बड़ी, सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी बतानी है। तो आंसर तो यही मिल गया, बड़ी 3/2 है और छोटी 1/2 होगी। देखो
क्यों होगी? लॉजिक से समझो, 2 का आधा 1, 6 का आधा होता है 3, पर यहाँ है 5, 4 का आधा 2.5 होता है, यहाँ है 4, 4 का आधा 2 होता है, यहाँ है 3। तो सबसे यहाँ तो 2 का आधा 1 लिखा हुआ है, यानी ये तो 0.5 है, और ये सब 0.5 से ज्यादा होंगे, ये सब 0.5 से ज्यादा होंगे, 50% से ज्यादा के होंगे, तो ये इससे बड़े ही हैं, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई? 1/2। लॉजिक से चले, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सॉल्व करना कैसे है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कैसे हम भिन्नों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो देख लेना। एक क्वेश्चन कराया हुआ है पिछले पेपर में, जो 2024 का हमने पेपर सॉल्व किया था कल की क्लास में, तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने भिन्नों को कंपेयर करना बताया, तो उस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? इफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999, यही होगी 99,999। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसमें 2 अगर मैं जोड़ दूं तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? ये संख्या बन जाएगी कितनी? 1,01,000। 1,01,000, यानी ये सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 6 अंकों की? वो होती है 1,00,000, पर उससे 1 ज्यादा है, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है ये, विषम संख्या। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होती तो वो होती 1,00,000, पर 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, इसको मैं ऑड नंबर भी तो कह सकता हूं, विषम संख्या, ये 6 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है, इवन नंबर है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखो, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है, नहीं है, 1,01,000। ये सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या है, नहीं है। ये 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है, सही बात है। यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं, वो तो 1,00,000 होती है। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। क्लियर है? इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं छोटी बड़ी संख्याओं को लेकर के। 4 अंकों की छोटी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ जोड़िए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। ऐसे सवाल अक्सर जो है पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है? 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, और किसकी क्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? क्योंकि ऑप्शन सारे दिन में दिए हुए हैं, तो यहां से पता चल जाएगा। अब पहले तो ये देखो, 6 घंटे में सेकंड कितने होंगे? 6 घंटे में सेकंड कितने होंगे? और क्योंकि दिनों में मिनट निकालने हैं, तो मैं मान लेता हूं 1 दिन में मिनट, तो 1 दिन में मिनट कितने होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी से ज्ञात करना है। तो 1 दिन में मिनटों की संख्या, अगर मैं इन दोनों को आपस में भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये हो गई 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। 1 दिन में 12 घंटे होते हैं, सॉरी 1 दिन में 24 घंटे हम लेंगे यहाँ पे। हाँ, 1 दिन में 24 घंटे हो गए, और हर घंटे में 60 मिनट हो गई। तो आप देखो, 60 से 60 को यहाँ कैंसिल कर दिया, 6 से ये गया 4 बार, और 4 से ये 60 को काट दिया 15 बार, यानी उत्तर आ गया हमारा 15 दिन। तो 15 दिनों में जितने मिनट होंगे
उतने ही 6 घंटे में सेकंड होंगे। 15 दिन में जितने मिनट होंगे उतने ही 6 घंटे में सेकंड होंगे। ये बात समझ में आई? 6 घंटे में सेकंडों की संख्या को एक दिन में मिनट की संख्या से भाग दे दिया तो हमारे पास दिनों की संख्या आ गई। ये चीज क्लियर है? तो इस तरह का सवाल भी लगातार हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे जरूर। 15 दिन सही उत्तर होगा। अब ये बताएं क्या होगा इसका आंसर। करें इस क्वेश्चन को, पहले करके देखें। फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के पलड़े में 2.5 किलोग्राम बट्टा रखा एक साइड में, और दूसरी साइड पर 200 ग्राम और 100 ग्राम के बट्टे रखे और फल रखे। तो कितने फल रखे? फलों का वजन कितना था? देखो सिंपल सा लॉजिक समझो। ये तराजू है, मैं सीधी बात करता हूं लॉजिक की, कैलकुलेशन तो बाद की बात है। 2.5 किलो का बाट वेट हमने इधर रख दिया, ठीक है, और इधर एक 200 ग्राम का वेट रख दिया और एक 100 ग्राम का वेट रख दिया और फल भी रख दिए। तो जब हम तोल रहे हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए पलटे, तभी तो तोल होगी, नाप बराबर होगी, वजन बराबर होगा। तो अब आप देखो फल कितने होंगे फिर इसमें। तो ये 2.5 किलो हमारा 2500 ग्राम हो जाएगा, नहीं, और 300 ग्राम के बाट इधर पहले से रखे हुए हैं, तो 300 ग्राम इसमें से माइनस कर दो। लॉजिक की बात तो ये कहती है। तो फल कितने हुए? फल हुए 2200 ग्राम। हुए कि नहीं हुए? फल हुए 2200 ग्राम। 2 किलो 200 ग्राम। ये भी अगर यहां लिख देता तो हम कह सकते थे 2.2 kg। 2 किलो 200 ग्राम। सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। साधारण तरीके से कैलकुलेशन करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना सवालों को, डिफिकल्ट नहीं बनाना, जबरदस्ती का प्रॉब्लम नहीं लेनी है। इजीली सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2200 ग्राम। नेक्स्ट देखें, देखें इस क्वेश्चन को। 19:50 पर अपनी यात्रा शुरू करता है रमेश और 23:20 पर उसकी यात्रा समाप्त होती है। तो उसे कितना समय लगा यात्रा करने में? ठीक है, ये बताना है कितना समय उसे यात्रा करने में लगा। जब ये 24 घंटे वाली घड़ी का सवाल आता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिल जाते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन करने में ही परेशान हो जाते हैं। कैसे करा करें इनकी कैलकुलेशन? हमेशा ऐसे लगाओ लॉजिक। 19:50 पे चला रमेश, मेरे हिसाब से सोचो तो 20 बजने में कितनी, 20 बजेंगे कितनी देर बाद? 10 मिनट बाद 20 बजेंगे भैया, बजेंगे कि नहीं? अब 20, 21, 22, 23 भी बजे होंगे, यानी उसने 3 घंटे यात्रा कर ली। बिल्कुल सिंपल, मैं कोई टेंशन लेने वाली बात करता ही नहीं। 3 घंटा, 20 से 21, 21, 22, 23, 3 घंटे हो गए, और 23:20 पे पहुंचा, तो यहां 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए। अब देखो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटा 30 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कहेगा इसको जोड़ लेते, घटा लेते, ये कर लेते, फलाना कर लेते, दिमाग कर लेते, वो सब 23:20 में से 19:50 को घटा लेते। ठीक है, अब फिर दिमाग खराब होता कि क्या होता कि ये तो 70 आ जाता। हाँ, कि कुछ तो हासिल ले लेते हैं ना, एक हासिल लोगे तो यहाँ 60 आएंगे, 80 में से 50 जाएंगे, क्योंकि ये मिनट है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 और 20 80 मिनट। तो वो 70-72 मत कर देना कि एक हासिल ले लिया 12 हो गए, तो ये हो गए 30 मिनट। और फिर 22 में से 19 गए तो 3 घंटे। तो घटाने में बस ये चीज याद रखनी होती है, यहाँ से जब 1 घंटा इधर जाता है तो 60 मिनट जुड़ते हैं। एक हासिल लेके आएंगे तो 60 मिनट जुड़ जाएंगे। समय की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। तो ये वाला तरीका मैंने इसलिए बताया नहीं कि तुम गड़बड़ कर देते हो पेपर में, तो गड़बड़ नहीं करनी है, सिंपल इस तरह से हिसाब लगाना है और एग्जैक्टली हमारा सही उत्तर आना चाहिए।
नंबर हमारे पूरे बनने चाहिए। 30 में से 30 जब ही आएंगे जब भले ही हम अलग तरीके से कैलकुलेशन करें पर उत्तर सही आए। उत्तर सही आएगा तो ही नंबर मिलेगा। ठीक है, देखें देखें इसको करें। क्वेश्चन, 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी है जिसमें 200 लीटर पानी आता है, समझ लो। 3/4 भाग उसका भरा हुआ है, 3/4 क्या है वो भरी हुई है टंकी, यानी 1/4 खाली है। भाई 200 में से 3/4 भरी है, 3/4 मतलब कितनी होगी, 150 लीटर भरी है। क्लियर है? तो खाली कितनी है, 200 माइनस 150, 50 लीटर खाली है। अब इसको भरने के लिए, इसे पूर्ण रूप से भरने के लिए एक 5000 मिलीलीटर वाली बाल्टी ली और उस बाल्टी से भर भर के पानी डाला। तो कितना बार बाल्टी भर के डालनी पड़ेगी, कितनी बाल्टी से भरना पड़ेगा हमें बताओ। 5000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो 5000 मिलीलीटर बराबर हो गया 5 लीटर। ये बात समझ लो, जब हमें ये मिली सेंटी डेसीमीटर याद नहीं होते तभी तो गड़बड़ करते हैं। तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर और 5000 मिलीलीटर में 5 लीटर। खाली कितनी है, 50 लीटर खाली है। और 5-5 की बाल्टी भर के डालोगे तो कितनी बाल्टी डालोगे, 10 बाल्टी। कितने, 10 बाल्टी। तो 10 बार हमें बाल्टी भर के उसमें पानी डालना पड़ेगा, तभी हमारी टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ यहां तक किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, कमेंट कर दें। अगर सब कुछ समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अपने दोस्तों को तक शेयर कर दिया करें वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बताएं क्या होगा। अक्षर V, X, M, N और T किसमें न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। सममित मतलब सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें सबसे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कि अगर जैसे ये V है, V, तो V को अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो क्या इस लाइन के दोनों तरफ ये सेम है, बिल्कुल सेम है। पर क्या कहीं पर हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जिसके दोनों तरफ ये सेम रहे? नहीं। तो ये केवल एक ही लाइन पे सिमेट्री है ना, कि एक ही लाइन पे तो सिमेट्री है, वो भी वर्टिकल पे। अब x को अगर देखोगे आप, x को, तो x वर्टिकल लाइन पे भी सिमेट्री है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी सिमेट्री है, यानी x 2 लाइन पे सिमेट्रिक है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से ये एक लाइन पे सिमेट्री है, ये 2 लाइन पर, M एक लाइन पे सिमेट्री हो जाएगा सेंटर पे, N किसी भी लाइन पर सिमेट्री नहीं होगा, और T एक लाइन पर सिमेट्री होगी वर्टिकल। तो अब बताओ सबसे कम न्यूनतम पर कौन है, N, और अधिकतम पर कौन है, अधिकतम पर X। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। न्यूनतम जो सिमेट्री लाइन है वो N में है 0 और अधिकतम सिमेट्री लाइन X में है 2। आंसर होगा ऑप्शन 1। क्लियर है? लाइन ऑफ सिमेट्री हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली देखेंगे, बस हमें ये देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। कोई भी अक्षर या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिमेट्री होगा या वर्टिकल लाइन पे सिमेट्री होगा, या दोनों पे नहीं होगा। ठीक है? देखें क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, कितने डिग्री होंगे। 3 और 2/3 समकोण, यानी ये कह रहा है
3 सही 2/3 समकोण। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं 3 सही 2/3 समकोण। ये कितने डिग्री हो गया? समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। और यहां लिखा है 3 होल 2/3, 3 सही 2/3। तो ये हो गया 3 या 9 2 11, 11/3 इंटू 90 डिग्री। और ये इससे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 30, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 330 डिग्री। तो कितने डिग्री बने? 330। बताओ, ये समकोण निकाल लिया करेंगे। समकोण में डिग्री, समकोण में डिग्री का मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है समकोण। और ये 2 गुणा 3 तिहाई, 2 गुणा 2 तिहाई, 3 गुणा 2 तिहाई, सॉरी 3 सही 2/3। तो इस तरह से कई बार जो है कोण निकालने के लिए आ जाता है, बहुत सिंपल सा सवाल होता है। तो कर लेंगे इसको। 330 सही उत्तर है। ये देखें पैटर्न वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा पैटर्न से। हर सेट में एक क्वेश्चन पैटर्न से हर साल पूछा जाता है। तो ये पैटर्न का सवाल है, इसको आप मैथ की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको पैटर्न को समझना है। जो पैटर्न इन तीनों में फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न ऑप्शन में जहां मैच कर जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहां पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 - 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1, 98 - 2 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 12, 987 - 3 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 123। एक अंक था, एक आया। 2 अंक थे, 2 संख्या आई, 1 2, 3 अंक थे, 1 2 3 आया। यहाँ एक अंक था, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, भाग सब में 8 से हो रहा है। तो अब यही पैटर्न देखो, यहाँ 5 अंक हैं, 5 नहीं घटाया, ये गलत हो गया। 4 अंक हैं, 4 घटाया, 8 से भाग दिया, 4 अंक हो गए, ये सही है। यहाँ देखो 4 अंक है, 5 घटाया, गलत हो गया। 4 अंक है, 4 घटाया, भाग 8 से दिया, पर 5 संख्या बन गई, ये भी गलत है। तो किसमें हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन 2 में पूरी तरह ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन 2 सही है। तो पैटर्न को हमें बस ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान से देखना होता है, और फिर अपना आंसर आ जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है। देखें इस क्वेश्चन को, डाटा वाला क्वेश्चन है। इधर जो है विद्यार्थियों के पसंदीदा खेल दिए हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। और यहाँ पर उन विद्यार्थियों की संख्या दी है जो इन खेलों को खेलते हैं। क्रिकेट 90, वॉलीबॉल 75 विद्यार्थी खेलते हैं, फुटबॉल 55 और बैडमिंटन 60। अब ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4। चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है। वो कौन सा सही है? वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। वॉलीबॉल कितने पसंद करते हैं? 75, और बैडमिंटन पसंद करते हैं 60। तो वॉलीबॉल पसंद करने वालों की संख्या तो ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। तो क्रिकेट पसंद करते हैं 90 और फुटबॉल को पसंद करते हैं 55। तो ये तो 35 अधिक है, 35 ज्यादा है ना कि 25, तो ये भी गलत है। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि 55 है, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। जबकि वॉलीबॉल को पसंद करते हैं 75 और फुटबॉल को करते हैं 55, तो ये 20 कम है ना कि 15, तो ये भी गलत है। अब ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन 4 तो सही होगा ही जब 3 गलत हो चुके हैं। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थी, बैडमिंटन कितना पसंद करते हैं? 60 लोग की संख्या क्रिकेट पसंद करने वालों की 2/3 है। देखो 90 का 2/3 60 होगा कि नहीं होगा? 90 का 2/3 60 ही होगा, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन सेम, ठीक है, यहां पर पढ़ लेंगे। ये ऑप्शन 4 हमारा सही था, अभी हमने देखा। देखें इस क्वेश्चन को, ये भी डीआई वाला है, डाटा वाला क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थियों के नंबर दिए हुए हैं, 30 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं। ये 30 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं
और बताना है 20 से कम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कितने हैं, और ऐसे कितने हैं जिनके 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स हैं, उनका अंतर बताना है। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 से कम नंबर हैं और कितने ऐसे हैं जिनके 20 या 20 से ज्यादा हैं, पहले तो ये पता करना है। तो देखो 20 से या 20 वाले या 20 से ज्यादा वाले पहले मार्क कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इनमें 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 या 20 प्लस हैं। तो बचे कितने, क्योंकि ये 30 बच्चे हैं तो 16 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके 20 से कम होंगे। तो इनके हैं 20 से कम और ये 20 या 20 से ज्यादा वाले हैं। तो कितने का अंतर है इनमें, 2 का। यही हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस डाटा को ऑब्जर्व कर रहा है और आंसर आ जाए। बताओ कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई डाउट हो इसको समझने में, तो डाटा को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही था। अब इसमें बताएं क्या होगा। प्राइमरी मैथ का कौन सा जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, मॉडल नहीं है, डाटा हैंडलिंग नहीं है, एस्टिमेशन नहीं है। एलिमेंट्री मैथ के सिलेबस में, करिकुलम में क्या नहीं है, बताएं कौन सा जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो कौन सा पार्ट नहीं है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, यानी हम कहें कक्षा 1 से 5 के सिलेबस में ये नहीं होता है। ठीक है, ये आपको कक्षा 5 के बाद जो है 6 7 8 के मैथ में आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखें इस क्वेश्चन को। गणित के आकलन के लिए सबसे कम प्रभावशाली है, लीस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द असेसमेंट स्ट्रेटजी ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर गणित का आकलन करने के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या होगा या सबसे कम प्रभावशाली क्या होगा। अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, ये तो उपयुक्त हैं। टर्म एंड एग्जाम्स, टर्म एंड एग्जाम जो है ये सबसे कम उपयोगी माने जाते हैं। क्यों, अगर हमें आकलन करना है तो हमें सतत आकलन पर बल देना चाहिए, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, है ना, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जैसा कि सीसीई पैटर्न में होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सीसीई की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं समग्र आकलन सभी एस्पेक्ट्स का, तभी हम बच्चे का अधिक अच्छा आकलन कर सकते हैं। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हर एक चैप्टर के बीच में, चैप्टर के साथ साथ आकलन, ठीक है, टॉपिक के साथ साथ आकलन करना, तो वो अच्छा रहता है, ना कि पूरी पढ़ाई खत्म होने के बाद एंड में जो एग्जाम होते हैं उनसे कुछ अच्छा आकलन उसको नहीं माना जाता। एफए हमारे वो सतत आकलन का ही भाग है। ठीक है, एफए क्या होते हैं, सतत आकलन, जबकि एसए जो होते हैं समेटिव असेसमेंट, वो टर्म एंड एग्जाम होते हैं। जबकि जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं या एग्जाम के टॉपिक के जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम एफए कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये भी अच्छा है ना, तो ये तो सही है, एक्टिविटी बेस भी सही है। रूब्रिक्स का यूज भी अच्छा है, आकलन के लिए किया जाता है। रूब्रिक्स क्या होते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक डिस्कस किया था कल के पेपर में, कि जहां पर हम पॉइंट वाइज एक डाटा तैयार करते हैं अलग अलग पॉइंटर के बेस पे। सपोज दैट हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3, हर एक एक्टिविटी के लिए ग्रेडिंग करते हैं 1 2 3 इस तरह से। ठीक है,
पुअर, गुड, वेरी गुड में, और उससे हमें एक डिटेल फ्रेमवर्क मिलता है कि बच्चा किस एक्टिविटी में कितना अच्छा है, किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर उसको कितनी मदद की जरूरत है। तो रूब्रिक्स बहुत उपयोगी होते हैं आकलन के लिए। तो इसमें सबसे कम उपयोगी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो टर्म एंड एग्जाम को जो है हम कम प्रभावशाली मानते हैं, कम इफेक्टिव मानते हैं। ठीक है, जरूरी है बट ये कम इफेक्टिव है हमें ये आइडिया देने में कि क्योंकि अब जब हमने पूरा सेशन खत्म कर लिया तब एग्जाम लिया, तो अब हम दोबारा नए सिरे से मेहनत करेंगे तो हमारे पास पूरा साल तो फिर से नहीं आएगा ना बच्चे को दोबारा सिखाने के लिए, अगर वहां पर हमें कुछ मिलता भी है रिजल्ट। तो इसलिए टर्म एंड एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आकलन के लिए। देखें इस क्वेश्चन को, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण, मापन यानी मेजरमेंट जो टॉपिक है उसके टीचिंग के लिए मुख्य उद्देश्य नहीं है? क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है मापन का शिक्षण का? मापन जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं प्राइमरी क्लास में, बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल बढ़ाना, ये तो है, क्योंकि हम उनको जब मेजरमेंट सिखा रहे हैं तो वो बच्चे जो है लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का अनुमान भी लगा सकें, ये उद्देश्य है। ठीक है, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, बिल्कुल। जब हम उनको मापन या मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम लंबाई के लिए जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही द्रव्यमान के लिए जो है लीटर, मिलीलीटर, इनसे भी अवगत कराएंगे। यानी जो हमारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लीटर, मीटर, ये क्या है? यूनिट्स हैं। तो यूनिट से परिचित कराना भी उद्देश्य है। साथ ही साथ हम बच्चों को मानक और अमानक इकाइयों में अंतर ये भी बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवेश से भी चीजों को नापना तोलना सीखते हैं, पर वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम चीजों की तुलनात्मक रूप से तुलना करते हैं, बड़े छोटे में तुलना कर लेते हैं। ठीक है, कुछ गाँव में आपने देखा होगा कि जो लंबाई नापते हैं वो गट्ठे से नापी जाती है। गट्ठा एक लकड़ी का एक लंबाई होती है, उसको तैयार कर लिया जाता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास जो भी है, उससे फिर लंबाई नापी जाती है। तो ये क्या है? अमानक इकाई है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो हमें बच्चों को उनसे भी परिचित कराना है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर निपुणता हासिल करने के लिए पढ़ाना, ये किसी भी स्तर पर या किसी भी टॉपिक का हमारा जो उद्देश्य है ये नहीं होना कि हम बच्चे को कुशल या निपुण बनाने के लिए, निपुणता हासिल करने के लिए। ये थोड़ा सा, अगर हम बात करें सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो आप यहीं पे इसको पकड़ लेंगे, हम प्रोफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉलेज की। बच्चा सीखे, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, उसको सीखने का अवसर मिले, वो चीजों को जाने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर इतना प्रेशर दे दें कि तुम्हें 100% एक्यूरेसी लानी है, सटीकता लानी है, तो वो तो एक दबाव बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव सिखाने वाले ना होकर के प्रेशराइज करने वाले हो जाते हैं। इसलिए निपुणता को थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आप यहाँ मान करके चलें, जब भी आप किसी ऑप्शन में देखें तो इसे नेगेटिव में समझें। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। सिखाना उद्देश्य है, निपुणता उद्देश्य नहीं है, क्योंकि निपुणता एक सेंस में प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए, दबाव बनता है इससे। क्लियर है? अब देखेंगे, तो यही 4th ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखें, प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं, जो प्राइमरी क्लासेज हैं उनमें जो मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है वो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। क्या होनी चाहिए? सिंपल से कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सरल से जटिल की ओर, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो पहला पॉइंट गलत है। मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। और मानक कलन विधि द्वारा, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम,
प्राइमरी क्लास की बात कर रहे हैं, ज्यादा मानक एल्गोरिथम की बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की बात नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाने वाली। मूर्त से अमूर्त की ओर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे को गणितीय ज्ञान अपने परिवेश से मिलता है। अब आपने देखा होगा बच्चे पेड़ गिन लेता है, बच्चे विद्यालय के कमरे गिन लेता है, बच्चा विद्यालय में कितने नल हैं वो गिन लेता है, यानी उसे मूर्त का ज्ञान है, प्रत्यक्ष चीजों का ज्ञान का अगर हम पहले कराएं, प्रत्यक्ष के द्वारा गणित को सिखाएं, एक्सपीरियंस के द्वारा गणित सिखाएं, और बाद में उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाएं, ठीक है, अमूर्त की तरफ ले जाएं, कैलकुलेशंस की तरफ ले जाएं, दिमागी गणना की तरफ ले जाएं, तो उसे आसानी होगी। यानी शिक्षण जो है प्राइमरी क्लास में मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात लागू होती है, बिल्कुल 100% लागू होती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे और ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है? ठीक है, अभी एनईपी 2020 हमारी लागू हो चुकी है, एनईपी 2020, और एनईपी 2020 में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको 10+2 से चेंज करके क्या कर दिया गया, 5+3+3+4, ये सभी को पता है। अब जो हमारे एजुकेशन का सिस्टम है वो 10+2 से किस में चेंज हो गया, 5+3+3+4। क्या है 5+3+3+4? ये चीज समझ लो, ध्यान से देख लो। पहले होता था हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2, 1 से 10 तक की पढ़ाई, फिर 11वीं 12वीं, यानी 6 से 16 वर्ष की अवस्था तक फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, और फिर 16 से 18 में आपकी 11th 12th। ये था ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। अब क्या है, 5+3+3+4, यानी पहली जो 5 साल है उसको हम बोल रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्तर। बुनियादी स्तर पर बच्चा जो बाल वाटिका की जो 3 साल है और जो कक्षा 1 और 2 है, यानी ये कक्षा 1 और 2 और 3 साल बाल वाटिका के जोड़ करके हो गया बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्टेज। पहली स्टेज होगी फाउंडेशनल स्टेज 5 साल, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है प्रिपरेटरी, ठीक है, यानी पूर्व प्राथमिक हम कह सकते हैं प्रिपरेटरी, जिसमें कि 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4 और 5, जिसमें कि बच्चा कौन सी एज में रहेगा, 8 से 11 साल की अवस्था में। 8 से 11 साल की अवस्था में यहाँ पर बच्चा 3 से 8 साल तक रहेगा, एज क्या होगी, 3 से 8 साल तक यहाँ होगा, फिर 8 से 11 साल तक का बच्चा 3, 4, 5 में होगा, और फिर 6, 7, 8 में, कक्षा 6, 7, 8 में, जिसको कि हम मिडिल स्टेज बोलेंगे, यहाँ पर बच्चा 11 से 14 वर्ष की अवस्था में होगा, 6, 7, 8 में, इसे मिडिल स्टेज कहा गया है 3 साल के लिए। और फिर 9, 10, 11, 12 इनको अब एक साथ ला दिया गया है और इनको सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा, जहां पर बच्चा 14 वर्ष की अवस्था से 18 वर्ष की अवस्था तक पढ़ेगा। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें हमने पूरे सिस्टम को 5+3+3+4, सिंपली हम कह देते हैं इसको 5+3+3+4। पहली स्टेज फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी प्रिपरेटरी, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी स्टेज। तो ये चीज याद रखनी है नई एजुकेशन पॉलिसी से। अब तो यहां पर कौन सा इसका पार्ट नहीं है, देखो बुनियादी स्तर है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है, प्राइमरी लेवल नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। और एक सेकेंडरी स्टेज भी है, ठीक है, 4 स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज भी है। तो बेसिक, प्रिपरेटरी और मिडिल क्या नहीं है, प्राइमरी लेवल नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को, एनसीएफ 2005 का एक और क्वेश्चन। अभी भी एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आते हैं और एनसीएफ 2020 से भी क्वेश्चन आएंगे। अब 2020 वाली पॉलिसी से भी क्वेश्चन आएंगे और 2005 से भी आएंगे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो अब जो बच्चे 2020-21 तक एग्जाम दे लिए उनको पता है पहले एनसीएफ 2005 से ही क्वेश्चन आते थे, अब एनसीएफ 2020 से भी क्वेश्चन आते हैं और 2005 से भी आते हैं सीटेट में। तो हमें याद रखना है ये चीज
कि एनसीएफ 2005 के लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 3 स्टेटमेंट दिए हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स, टीचर आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट इन क्लास एक्टिविटीज, ब्राइट गिफ्टेड चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व द मीनिंगफुल प्रॉब्लम। तो क्या सही होगा? गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है। गणित कब सीखा जाता है? जब बच्चे गणित का आनंद लें। पहला बिल्कुल सही है। जब लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट से टीचर जो है क्रियाकलाप कराए तब सीखा जाएगा क्या? उनसे अपेक्षा करे कि वो खुद एक्टिविटी करें, ये अपेक्षा अगर टीचर जो है लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट से करेगा तो ये उनके लिए गणित सीखने की परिस्थिति को क्रिएट नहीं करेगा। उल्टा बच्चे दबाव महसूस करेंगे। होनहार बच्चों के सामने अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए हल करें। उनकी जो है सहायता ना की जाए, उन्हें समझाया ना जाए, केवल उनके सामने प्रॉब्लम्स रख दें कि ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, इनको सिर्फ प्रॉब्लम दे देते हैं, ये कर लेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो हमारा केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये विजन है 2005 का एनसीएफ का। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अब बताएं इस क्वेश्चन में क्या होगा। एक बच्चा है जो प्रत्येक संख्या के आगे संख्या का नाम कुछ इस तरह से लिख देता है। 1 और 1 के आगे 1 लिख देता है, 2 के आगे 2 लिख देता है। हमने कहा था काउंटिंग लिखो। तो जब हम बच्चे से कह रहे हैं काउंटिंग लिखो, तो हमने काउंटिंग लिखने को कहा तो हमने क्या कहा? हमने तो ये कहा था कि 1 2 3 4 5 बच्चा लिखे, बट बच्चा उसके साथ साथ वर्ड भी लिख दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या बच्चा यहाँ पर एक चीज कर रहा है, वो प्रतीकात्मक संकेतों का प्रयोग तो कर रहा है पर उनको समझने में असमर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है, असमर्थ नहीं है। ठीक है, क्या वो अनेबल है इन चीजों को समझने में? नहीं, वो इनको समझ गया है, 1 2 3 को भी लिख गया है और इनको भी समझ गया है, बट वो इनका प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है ना। उसको ये नहीं पता जब काउंटिंग लिखने को कहा है तो न्यूमेरल्स लिखने हैं, है ना। वो होमोफोन्स को भी साथ साथ लिख दे रहा है, उनकी ध्वनियों को भी लिख दे रहा है ना, होमोफोन्स को भी लिख दे रहा है। तो यही सही ऑप्शन होगा। बच्चा यहाँ पर होमोफोन्स का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। सही लिख रहा है, 1 2 3 लिख रहा है, बट उसको हमने ये नहीं बताया जब बेटा काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग लिखने के लिए न्यूमेरल्स को लिखना है, ना कि उनके होमोफोन्स को, ध्वनियों को भी लिखना है। ठीक है, तो बस यही है। यहाँ पर कोई लॉजिकल एरर बच्चे ने की है? नहीं, लॉजिकल एरर नहीं की है। बच्चा जो है संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक के रूप में नहीं समझता है। नहीं समझता है, बस उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि होमोफोन्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही यहाँ पर सही होगा। अब बताएं इस क्वेश्चन में क्या होगा। कौन सा स्टेटमेंट लीस्ट एप्रोप्रिएट है फॉर द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित की प्रकृति के लिए और उसके संबंध में सबसे कम उपयुक्त कथन कौन सा है गणित की प्रकृति के बारे में? तो गणित की प्रकृति कैसी है? पदानुक्रमिक। मैथ जो है वो हायरार्किकल नेचर का है, बिल्कुल है, पदानुक्रमिक है। पहले हम इजी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ते हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम सरल चीजों को समझते जाते हैं फिर हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। यानी मैथ में भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें कुछ सरल कॉन्सेप्ट को समझना होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट को, बाद में हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तक समझ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें बताना है लीस्ट एप्रोप्रिएट, कम उपयुक्त। गणित में प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। गणित बिल्कुल जो है एक तरह से स्टडी ऑफ पैटर्न्स है। हम कहते हैं गणित जो है पैटर्न का अध्ययन है ना। गणित जो है पैटर्न, प्रतिरूपों का अध्ययन है, बिल्कुल सही बात है। गणित की प्रकृति समावेशी है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता और व्यक्तिपरकता होती है। नहीं, गणित में सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता और व्यक्तिपरकता नहीं होती। गणित जो है वस्तुनिष्ठ होता है, रिजल्ट पर बात करता है। ठीक है, सामाजिकता से गणित का कोई लेना देना नहीं है। गणित तो ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करता है। ठीक है, डाटा ठीक है तो डाटा ठीक है, उसमें सदैव सामाजिकता की कोई बात गणित नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 ही कम उपयुक्त है। तो हमारा सही आंसर भी ऑप्शन 3 होगा।
ठीक है, अगला भी देख लोगे। तो तार्किक विवेचन गणित में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्लियर है, सारे ऑप्शन पे हमने बात कर ली, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, बताएं प्राइमरी क्लास में फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा। प्राइमरी क्लास में फ्रैक्शंस को बताने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन बताएं, या उन्हें पहले कह दें कि जो इंटीजर्स हैं उन्हें याद कर लो पहले, रीमेमोराइज द इंटीजर्स, रिकॉल करो इंटीजर्स को, या फिर ब्लैक बोर्ड पर जो है बहुत सारे फ्रैक्शंस को लिख दिया जाए, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से 2/6, इस तरह से फ्रैक्शंस को लिख दिया जाए, या फिर फ्रैक्शंस को चित्रों द्वारा दिखाया जाए, समझाया जाए। कंट्रोलिंग द डिफरेंट फ्रैक्शन थ्रू पिक्चर्स। मैथ पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ELPS। मैंने पहले भी कई बार बताया, ELPS, एक्सपीरियंस, सबसे पहले अनुभव, फिर लैंग्वेज, उसको भाषा में लेकर आए, फिर पिक्चर्स के द्वारा, और अंत में सिंबल्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सिंबल्स के द्वारा न्यूमेरिक लिखने के, ये तो गलत हो गया, ये तो लास्ट आता है। रिकॉल करने के लिए कहना, ये भी गलत है। डेफिनेशंस के लिए कहना, ये भी गलत है। पिक्चर्स के थ्रू फ्रैक्शंस को बताना, ये सही है। देखो कैसे हम बच्चे को फ्रैक्शन सिखाएं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हमें बताएं कि ये 1 है और इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आधा हो गया, 1/2, 1/2। ये फ्रैक्शन है 2 में से 1, यानी 1/2। ये 4 में से 1, 1/4। 3 में से 1, 1/3। तो इस तरह से जब हम फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा ज्यादा समझेगा। एक ट्राइंगल का हाफ कर दिया तो ये 1/2, यहां पूरा था, इनके मैंने अलग अलग पार्ट कर दिया तो ये हो गए 6/12। वैसे ये 1/2 भी है, तो ये सारे मिलके कितने हो गए, 6/12। ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये हो जाएगा 2/4, और ये हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से अगर हम पिक्चर्स के द्वारा फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा नियंत्रण करने से बच्चे को फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने में आसानी होगी। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। अब बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृति के विभिन्न समूहों में बांटने को, जो ज्यामितीय आकृति हैं उनको गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप देती हैं। तो वे विद्यार्थी वेन हेले सिद्धांत के अनुसार गणितीय ज्यामितीय चिंतन स्तर का आकलन कर रही हैं। कौन से स्तर का आकलन कर रही हैं, ठीक है, बच्चे के किस लेवल का आकलन कर रही हैं, कि वो कहती हैं कि जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनको क्या करो, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। मैंने कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर वेन हेले के बारे में बताया था, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेन हेले। यहां पर हम पहले देखते हैं शेप्स को, कि शेप्स कौन कौन से हैं, जैसे हैं वैसा ही शेप्स को पहले स्टेप में देखते हैं। और ये है वेन हेले का लेवल 0, लेवल 0, जहां पर जो शेप जैसी है उस शेप को वैसा ही पढ़ना। फिर हम उन शेप्स को उनके गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं या उनके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो ये है विश्लेषण। और यहाँ पर बच्चा अगर ये कर लेता है तो वो लेवल 1 पे आ जाता है, सेकंड स्टेज को बोलते हैं लेवल 1। उसके बाद अगर वो इन संबंधों को समझता है, इनके गुणों के बीच के संबंधों को समझता है और उनके गुणों के आधार पर जो है उन संबंधों को स्थापित कर सकता है, तो यहाँ पर बच्चा लेवल 2 पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 2 को बोला जाता है। फिर अगर वो डिटेक्ट कर लेता है उस पूरे सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज को वो पहचानता है और इनके प्रॉपर्टीज की रिलेशनशिप से आगे बढ़ करके भी समझ रखता है, तो वो लेवल 3 पर है। ठीक है, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। और लेवल 4 पर आता है एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स।
एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, जिसे रिगोर कहते हैं, ये है लेवल 4। तो वैन हेले ने 4 लेवल बताए थे बच्चे की ज्योमेट्रिक समझ को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का काम कर रहे हैं, यानी वो विश्लेषण वाली अवस्था पर है, एनालिसिस पर, जिसे हम लेवल 1 भी कहते हैं। वैसे ये सेकंड स्टेज है, बट इसका नाम क्या है, लेवल 1, क्योंकि यहाँ पर लेवल 0 से शुरू होता है। पहली स्टेज है लेवल 0, जिसे विजुअलाइजेशन, ठीक है, कहा जाता है, और लेवल 1 है एनालिसिस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो संख्याएं हैं गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में क्या सही है, ठीक है, क्या सही है, अंकों के बारे में। हिंदू अरबी प्रणाली मतलब जो हमारी संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये जो संख्याएं हैं इनके बारे में क्या सही है। बताओ। ये प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर है, स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। सभी अंक 0 से 9 के परिमित समूहों के प्रयोग करके बनाए जाते हैं। सभी संख्या किससे बनती है, 0 से 9 के अंक से बनती है, सही बात है। यह चित्रलिपि पर आधारित है, नहीं, चित्रलिपि पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये हाइलोग्राफिक सिस्टम पर नहीं है, तो ये सी गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या में अंकों का क्रम स्वयं में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिख दिए जाएं, नहीं, अंकों का क्रम स्वतंत्र नहीं है, उनके अंकों का क्रम बदलने पर वो संख्या बदल जाती है। तो डी भी गलत है, तो ऑप्शन ए और बी सही है, यानी हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। जब हम गणित को अगर समझते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 4 1 2 लिख दिया और फिर अपनी मर्जी से इसको 4 2 1 अंकों का क्रम बदल दें। तो ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। और ये चित्रित लिपि नहीं है, ठीक है। चित्रित लिपियां कुछ ऐसी होती है जिनमें कीलम काटी सी ऐसे काटी जाती हैं, जैसे चाइनीज भाषा है, कुछ चित्र बना दिए जाते हैं किसी संख्या को निरूपित करने के लिए, ठीक है। चित्रित लिपि, जैसे कि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रित लिपि थी, ठीक है। तो पिक्टोरियल एक तरह से उसको हम बोलते हैं हायरोग्राफिक सिस्टम। तो ये हायरोग्राफिक सिस्टम नहीं है, ये सिंबल्स हैं जो बहुत सोचे समझे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, बट ये चित्र नहीं है, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो सी और डी गलत है, ए और बी सही है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं, क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, करेक्ट है। एनसीएफ 2005 के लिए कौन सा स्टेटमेंट, रेफरेंस टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। दूसरा है, बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों और प्रश्नोत्तरों के परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। तब तीसरा है, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ा जाता है। तो कब बच्चा बेहतर सीखेगा, कब उसका अधिगम ऐसा हो कि टीचर सिखाए, बच्चा रिपीट करे, पीछे पीछे बोले, या जैसा करने को कहा वैसा करे, 2 बार करे, 4 बार करे, तो उसको हम बोलते हैं रोट लर्निंग। रोट लर्निंग अधिगम का अच्छा तरीका नहीं है। 2005 में एनसीएफ में रोट लर्निंग पर बल नहीं दिया जाता। पुनरुत्पादन करना ये गलत है, रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। रिप्रोड्यूस इट, कुछ सिखा दिया, बार बार उसको करते रहो, रिपीट करते रहो, तो ये तो रोट लर्निंग हो गई, रट्टा मारना हो गया। तो रोट लर्निंग नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। बाकी दोनों, अवसर प्रदान करना और पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये हमेशा ही बेहतर होता है। बच्चे को करने का अवसर देना, स्वयं से करने का सीखना, क्रियाकलाप कराना, क्वेश्चन आयर कराना, परिचर्चाएं कराना, डिस्कशन कराना, डिस्कशन करने का अवसर देना। तो बी और सी सही है। साथ ही जो उसकी नॉलेज है, पहले से जो कॉन्सेप्ट जानता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज और आइडियाज से कनेक्ट करना ही नई नॉलेज को
डेवलप करने का एक बेस्ट तरीका होता है, इसलिए बी और सी सही है। तो ऑप्शन वन सही होगा। बताओ ये चीज समझ गए? ऑप्शन वन यहाँ करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखें, 2-3 क्वेश्चन और रहे हैं बस। इस क्वेश्चन का आंसर करें कि एक बच्चा है दशमलव की संख्याओं को सबसे बड़ी से छोटी तक अरेंज करता है, ठीक है, वो अवरोही क्रम में लगा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और कुछ इस तरह से अरेंज करता है। गलती कर दी बच्चे ने, क्यों, किस कारण से गलती कर दी? देखो यहां पर एक गलती हुई है कि ये जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे बड़ी बच्चे ने बता दिया। बच्चे ने क्या किया, इसको माना कि ये 3 अंक है, दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये 1 अंक है। तो उसने दशमलव के बाद अंकों के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया और मान लिया कि 0.082 जो है ये सबसे बड़ी है, जबकि हमें पता है कि ये तो गलत है, ये तो सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसी गलती क्यों हुई? सार्थक अंकों के बारे में बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। ऐसी गलती किस कारण हुई है कि बच्चा सार्थक अंकों के बारे में नहीं जानता। यहाँ पर एक 0 है दशमलव के बाद, ये सार्थक अंक नहीं है और ये इसको छोटी संख्या बना दे रहा है, ठीक है, ये इसको सबसे छोटी संख्या बना दे रहा है। अगर बच्चे को ये पता होता कि 0 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सार्थक अंक नहीं है, तो बच्चा ऐसी गलती नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। गणित में संबंधात्मक समझ के लिए सबसे कम उपयुक्त स्टेटमेंट कौन सी है? जब हम बच्चे को रेशनल अंडरस्टैंडिंग ये बता रहे हैं, मैथ में रेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें सबसे कम उपयुक्त क्या होगा? आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझे। ये तो सही बात है, एक तरह से आरेखों का संबंध वो संख्याओं के विभाजन से, भाग से, डिवीजन से बना सकते हैं, यानी डायग्राम और डिवीजन में रिलेशन सीख रहे हैं, ये तो सही है, उपयुक्त है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एरिया और वॉल्यूम, बच्चे आयत और क्षेत्रफल के संबंध को समझते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेशन ही तो समझाना है, रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर बच्चे एरिया और वॉल्यूम की रिलेशनशिप समझ रहे हैं, तो ये भी सही है। स्टूडेंट नो द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चे ये तरीका जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे ज्ञात करें, पर बच्चे ये संबंध नहीं समझते कि रेक्टेंगल के एरिया का लंबाई और चौड़ाई से क्या संबंध है। तो ये जो है सबसे कम उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। और स्टूडेंट यूज द मैनिपुलेटिव मटेरियल टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कुछ चीजों की सहायता से बच्चे भिन्नों को समझते हैं, तो यानी भिन्नों का और वस्तुओं के आकारों के और वस्तुओं के भागों का संबंध यहाँ पर जान रहे हैं, तो यहाँ पर ही एक तरह से संबंधात्मक समझ उनकी बढ़ रही है। तो ऑप्शन 4 में भी बढ़ रही है, कहाँ पर सबसे कम समझ उनको बढ़ेगी? संबंधात्मक समझ, वो ऑप्शन 3 में, कि वो सीधे सीधे बस कैलकुलेट करना जानते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बट वो क्षेत्रफल का आयत से संबंध नहीं समझ रहे। तीसरे ऑप्शन में क्षेत्रफल के और लंबाई चौड़ाई से संबंध को नहीं समझ रहे, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, तो जैसे सीधे सीधे ये लिखा है कि वो बस गुणा करना जानते हैं, क्षेत्रफल की गणना करना जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 3 को हम गलत मानेंगे, ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त है। देखें इस क्वेश्चन को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सुश्री सम्मी, एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा में दिया। क्या दिया क्वेश्चन? यदि आयत की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है, ठीक है, तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। तो इससे टीचर क्या कर रही है? टीचर जो है वो सारणी व्यू गुणन और आयत के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? टीचर लिंक कर रही है इस बात को कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है
गुणा का जो कॉन्सेप्ट है कि 36 एरिया है, तो 36 तो 6 गुणा 6 भी हो सकता है लंबाई, 9 गुणा 4 भी हो सकती है लंबाई, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को लिंक करने की कोशिश हो रही है कि 12 गुणा 3 भी हो सकती है लंबाई चौड़ाई, कि जो गुणा का कॉन्सेप्ट है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ, लंबाई चौड़ाई के साथ, और उसकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब मैं 4 में 9 की गुणा करूं या 9 में 4 की, तो दोनों से आंसर तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को भी सिखाने का प्रयास कर रही है। यही सबसे उपयुक्त आंसर होगा, ऑप्शन 1 सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि यहाँ टीचर पहाड़ों को याद करने पर बल दे रही है, स्टूडेंट्स को टेबल याद हो जाए, नहीं। वह विद्यार्थियों को आयत के क्षेत्रफल के सूत्र याद कर ले, ऐसा कर रही है, नहीं। अगर उसको फॉर्मूला याद कराना होता तो वह यहीं पर लिख देती कि क्षेत्रफल क्या है, लंबाई, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो फिर कह देती टीचर कि बच्चे जो है इसको रट लो, याद कर लो, बार बार लिखो, गुणा करो। तो ऐसा नहीं कहा है। ज्यामितीय और अंकगणित के संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर हम इस तरह का भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये देखो, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो आज का भी पूरा पेपर जो है वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं इससे फायदा उठा सकें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। लगातार आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराए जा रहे हैं, तो इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे। तो डेली क्लास हो रही है, डेली क्लास अटेंड करें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।